हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। आज की हमारी वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम के बारे में, एंजाइम एक्टिविटी के बारे में। दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ आर एंजाइम सीरीज़। इससे पहले हम पार्ट 1 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, क्या होते हैं एंजाइम, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, है ना, एंड मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं। ये सब हम पहले ही बात कर चुके हैं, करेक्ट। एंड वी हैव ऑल्सो डन पार्ट 2। व्हाट डिड वी टॉक अबाउट इन पार्ट 2? पार्ट 2 में हमने बात करी थी नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन के बारे में, एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। तो ये भी सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने ये 2 वीडियोज़ ना देखी हों, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दीज वीडियोज़। आई हैव ऑलरेडी लिंक दीज वीडियोज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो एंड वॉच दीज वीडियोज़। देन वी कम टू पार्ट 3। किस लिए मैं बोल रही हूँ ये सारी वीडियोस देखने के लिए? बिकॉज एंजाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि नीट 2026, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा। तो मेक श्योर कि आपका पूरे तरीके से एंजाइम का जो टॉपिक है वो कवर्ड हो, आपको ढंग से आता हो, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि कोई भी एंजाइम किस तरीके से काम करता है, ठीक है। इसके लिए 2 हाइपोथेसिस दिए गए हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि किसी ने एक आइडिया दिया कि कोई चीज़ ऐसे होती होगी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, बस एक आइडिया दिया, ठीक है। ऐसे ही 2 साइंटिस्ट हैं, एक है एम एल फिशर, एक है कॉस्टलैंड, जिन्होंने 2 हाइपोथेसिस दिए थे। हम किसी भी एक हाइपोथेसिस को 100% नहीं लेके चलते हैं। हम ये बोलते हैं कि दोनों हाइपोथेसिस की कुछ कुछ बातें हैं जो बिल्कुल सही हैं और उस तरीके से एंजाइम काम करता होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इट वाज गिवन बाय एम एल फिशर इन 1894। इसमें क्या कहा फिशर साहब ने? इन्होंने बोला कि एंजाइम जो है वो एक लॉक की तरह होता है एंड सबस्ट्रेट इज़ लाइक इट्स की। तो जैसे कि हर एक लॉक की एक पर्टिकुलर की होती है, ऐसे ही हर एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, जो हम पहले बात कर चुके हैं। हम जब प्रॉपर्टीज़ बता रहे थे तो अभी हमने ये बोला था, जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे तब भी मैंने ये बोला था। तो ये हमें किसने बताया है? एम एल फिशर ने बोला, क्योंकि वो कह रहा है भैया एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री होगी तुम्हारी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट से, ताकि तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है वो ईजिली इस एक्टिव साइट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले एंड इवेंचुअली तुम्हारे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाए। और इस हाइपोथेसिस से हमने क्या क्या बातें निकाली वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात वो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कैन एक्ट अपॉन अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि अगर 5 एंजाइम के मॉलिक्यूल्स भी हैं तो वो 50 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर भी एक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, वो फिट कर जाएगा सबस्ट्रेट के साथ और उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। एंजाइम वैसे का वैसे ही रहेगा और इस पर अगेन तुम्हारा सबस्ट्रेट जो है वो आके एक्ट कर सकता है। सेकेंडली उन्होंने बोला कि एंजाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियसली इट इज़, यू कैन सी कि एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अपना अलग हो गए। थर्ड थिंग दे सेड सबस्ट्रेट हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर कैन एक्ट एज कंपेटिटिव इनहिबिटर। अभी हम बात आगे करेंगे कि कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। हमें इनहिबिशन के बारे में बात करनी ही है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बोल रहे हैं वो कि सबस्ट्रेट, अगर कोई भी इनहिबिटर, कोई भी सब्सटेंस जो कि सिमिलर है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के साथ, तो वो जो है वो एक कंपेटिटिव इनहिबिटर की तरह काम कर सकता है एंजाइम पे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द सेकेंड हाइपोथेसिस विच वॉज गिवन बाय कॉशलैंड इन 1960 इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इसमें वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एंजाइम ऐसा नहीं है कि लॉक की तरह है कि उसमें एक की फिट होगी, ऐसा नहीं है। इसमें वो कह रहा है कि एंजाइम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं, उन्होंने बोला था। एक होता है बटरेसिंग ग्रुप और एक होता है कैटालिटिक ग्रुप। तो होता क्या है कैटालिटिक ग्रुप? ठीक है, होता क्या है एक्चुअल में? उन्होंने बोला कि सबस्ट्रेट जो है वो आकर बाइंड करने की कोशिश करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ। अब यहाँ पे जो बटरेसिंग ग्रुप होता है, बटरेसिंग ग्रुप इज़ जो कि बाइंड करेगा तुम्हारे सबस्ट्रेट के साथ, एंड कैटालिटिक ग्रुप इज़ जो कि तुम्हारे सबस्ट्रेट को
जो भी कैटलिसिस करानी है, ब्रेकिंग करानी है, मेकिंग करानी है बॉन्ड्स की, वो सब कराएगा। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि जब तुम्हारा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम के साथ आगे बाइंड करता है, तब एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है. इट इज़ इंड्यूस्ड बाय द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इट चेंजेस. कैन यू सी इन दिस? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बना है तो एक्टिव साइट की शेप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है सबस्ट्रेट की शेप के साथ. तो वो इंड्यूस कर रहा है शेप को ऑल्टर होने के लिए. ठीक है. एंड ऐसे करके एंजाइम जो है वो काम करता है. व्हेन सबस्ट्रेट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंजाइम ऑल्टर्स इट्स शेप टू फिट मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट. दैट इज़ हाउ इट हैपन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको अग्री करते हैं इस बात से, और लॉकन की हाइपोथेसिस से हम ये वाले पॉइंट्स लेते हैं कि भैया सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होगा कंपैरेटिव इनहिबिटर जो है, बिकॉज इट इज़ सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन योर सबस्ट्रेट, तो इसलिए वो उसकी तरह काम कर सकता है. तो वो सारी चीज़ें हमने मिला के हमने बोल दिया कि ऐसे करके एंजाइम जो है वो काम करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनहिबिटर्स. What is inhibitor? Inhibitor is any substance, any chemical substance that diminishes the velocity of enzyme catalyzed reaction. एंजाइम का काम क्या था कि वो एक्सेलरेट कर रहा था तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. इनहिबिटर क्या कर रहा है? इनहिबिटर एंजाइम को स्लो कर रहा है ताकि वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो कम हो जाए. तो जो एक्सेलरेशन का रेट है वो कम हो जाएगा. एंजाइम उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन नहीं करवा पाएगा जितना वो नॉर्मली पहले करा रहा था. नाउ देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स. वन इज़ कंपेटिटिव इनहिबिटर, वन इज़ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर. कंपेटिटिव इनहिबिटर क्या मतलब है कंपेटिटिव इनहिबिटर का? अब आप नीट के बच्चे हो. ठीक है. आप सब compete कर रहे हो नीट में क्लियर करने के लिए और MBBS की सीट लेने के लिए, है ना. तो आप सब एक कुछ हमारे पास लिमिटेड ही सीट्स हैं, है ना. हमारे पास नीट में लिमिटेड सीट्स हैं और थाउजेंड्स में सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें सिर्फ. ठीक है. थाउजेंड्स में सीट्स हैं एंड लैक्स में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं. सीट्स हमारे पास कितनी है? थाउजेंड्स में. बच्चे कितने दे रहे हैं? लैक्स. तो आप सब compete कर रहे हो उन पर्टिकुलर 1000 सीट्स के लिए, है ना. एक सीट पे एक ही बच्चे को एडमिशन मिलेगा, बाकियों को तो नहीं मिलेगा. तो वैसे ही कंपेटिटिव इनहिबिटर भी होता है. क्या है? सबस्ट्रेट और कंपेटिटिव इनहिबिटर, जो तुम्हारा इनहिबिटर है वो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. जैसे कि आप सब नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप सबके पास 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, है ना. आप सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हो और फिर उसके बाद नीट का पेपर दे रहे हो. ऐसे ही सबस्ट्रेट और कंपेटिटिव इनहिबिटर जो है उसकी शेप बिल्कुल सेम है. तो और वो दोनों जो हैं वो compete करते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करने के लिए. एंड बिकॉज उनकी शेप्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमिलर है बिल्कुल, और एक्टिव साइट से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो दोनों बाइंड कर सकते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट से. तो दोनों लड़ते रहते हैं एक दूसरे से कि भैया कौन एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेगा. दिस इज़ हाउ कंपेटिटिव इनहिबिटर इज़, कि वो जो है स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा सबस्ट्रेट के. वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दैट. And it will compete with the substrate to bind to the active site of the enzyme. नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर में ऐसा नहीं है. नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर कहता है भैया मेरे को तुम्हारे जैसा दिखना ही नहीं है, मुझे तुम्हारे जैसा करना ही नहीं है. ठीक है. लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रेस में तुम्हें पीछे कर लूँगा, तुम्हें मैं जल्दी नहीं कराने दूँगा रिएक्शन. तो वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है. तुम्हारा नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर डज नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट. It binds to another site which is known as the allosteric site, a site other than the active site. ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर आके तुम्हारा नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा. और जब ये बाइंड करेगा तो या तो ये एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट की शेप है इसको ना आड़ा टेढ़ा चेंज सा कर देगा ताकि तुम्हारा सबस्ट्रेट एक साथ बाइंड ना कर पाए. या अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होने देगा, या प्रोडक्ट बहुत स्लो फॉर्म होगा, या तो होगा ही नहीं या बहुत स्लो फॉर्म होगा. ठीक है. तो यही कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या है कंपेटिटिव इनहिबिटर का? इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट शेयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी. बिकॉज दे शेयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दे आर कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एनालॉग्स. नॉन कंपेटिटिव में देयर इज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, कोई शेयरिंग नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरली कुछ भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है. ठीक है. कंपेटिटिव वाले में बोथ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर compete फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. यहाँ पर क्या है नॉन कंपेटिटिव में? इनहिबिटर कह रहा है भैया मुझे नहीं करना कोई कंपटीशन, मैं कहीं और जाके जुड़ जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. इनहिबिटर बाइंड्स टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट विच इज़ कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट. ठीक है. कंपेटिटिव इनहिबिशन इज रिवर्सिबल इनहिबिशन.
क्योंकि अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है इंक्रीज़ करोगे तो इफ़ेक्ट ऑफ इनहिबिटर जो है कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये अभी हम बात करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, अभी भी नहीं देखी है, प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि तुम्हें शायद KM नहीं पता होगा क्या होता है, तुम्हें ये ग्राफ समझ नहीं आएंगे फिर, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज ग्राफ, यू नीड टू नो कल वाली वीडियो। चलो आज की बात करते हैं। अभी जिन्होंने देखी है उनको तो पढ़ाएं। चलो, कंपेटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है बेसिकली, लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ विद इन दी एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। नॉर्मल जो हमने कल ग्राफ बनाया था, जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। इवेंचुअली क्या होगा, तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि सारे एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो गए हैं सबस्ट्रेट के साथ, एंड यू विल रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। कंपेटिटिव इनहिबिटर के साथ क्या होता है, तुम्हारा KM जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों इंक्रीज़ हो जाता है KM? Vmax सेम रहेगा, KM इंक्रीज़ हो जाएगा। क्यों हो रहा है KM इंक्रीज़? लेट्स से देयर वर 5 एंजाइम्स, ठीक है, एंड देयर वर 10 सबस्ट्रेट्स, एंड नाउ यू ब्रॉट, इस तरह कहते हैं, 5 एंजाइम्स, 10 सबस्ट्रेट्स, एंड नाउ यू हैव ब्रॉट इन 3 इनहिबिटर्स, ठीक है। अब 5 एंजाइम थे, 5 में से एक सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गया, 2 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गए, 3 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गए। इनहिबिटर कह रहा है भैया मैं भी लड़ूंगा, तो 2 जो है वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गए, ठीक है। अब बिकॉज वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गए हैं, तो तुम्हारा जो मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचने का ज़रिया है, जो तुम्हें मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अब तुम्हें वो ज़्यादा चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि सिर्फ 10 से तो काम ही नहीं चल रहा, क्योंकि बाइंड ही सिर्फ 3 कर पा रहे हैं, बाकी 2 तो जो हैं वो इनहिबिटर के साथ बाइंड कर गए, है ना। तो क्या होता है, तुम्हारा KM इंक्रीज हो जाता है। KM क्या होता है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हैज़ बीन रीच्ड, है ना। तो तुम्हारा इनहिबिटर के साथ KM इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि तुम्हें ज़्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सेम Vmax पर पहुंचने के लिए। वो भी क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने इसको 10 की जगह लेट्स से 50 कर दिया, now the probability of my substrate to bind with the enzyme has increased around 5 times, क्योंकि मैंने सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तब इनहिबिटर 3 ही है, सबस्ट्रेट मेरे 50 हो गए, तो ऑब्वियसली एंजाइम जो है उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसके आसपास ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे तो वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करे। तो इस चक्कर में इसीलिए हम बोलते हैं इट इज़ रिवर्सिबल इनहिबिशन, क्योंकि जैसे जैसे तुम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे इनहिबिटर का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिटर योर KM increases, यानी कि the reaction needs more substrate concentration to reach the same maximum velocity. Vmax remains same but KM of the inhibitor with the inhibitor increases. KM increases यानी कि affinity of the enzyme of the for the substrate has become low, ठीक है। जब तुम्हारा इनहिबिटर था सिर्फ, तुमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाई थी, उस टाइम पर KM बढ़ने का मतलब यही होता है कि लो एफिशिएंसी है एंजाइम की, मतलब एंजाइम ढंग से बाइंड नहीं कर पा रहा है सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन पे। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन का अलग हिसाब है। वहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, वहाँ पर तुम्हारा एक्टिव साइट के साथ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का, तो तुम्हारा Vmax तो कम होगा ही होगा, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल बी डिक्रीज्ड। तुम जितनी बड़ी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसको, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो भी गई तब भी इनहिबिटर तो जाके तुम्हारा बाइंड एलोस्टेरिक साइट पर कर रहा है ना, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बढ़ा लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो Vmax विद द इनहिबिटर, दिस इज इन एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर द ग्राफ, और जो नीचे वाला ग्राफ है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, Vmax कम होगा इनहिबिटर के साथ, तो Vmax I भी कम होगा, सॉरी Vmax I/2 भी कम होगा, ठीक है। लेकिन KM सेम रहेगा, क्योंकि तुम्हारा Vmax कम हो गया तो तुम्हारी अगर कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी है तब भी तुम्हारा KM भी कम हो गया ना, क्योंकि तुम्हारा Vmax ही कम हो गया तो इसलिए KM सेम ही रह जाता है, ठीक है। तो KM विल रिमेन सेम
योर Vmax will definitely 100% decrease. ठीक है. Another thing which is very important that you need to remember is competitive inhibitor can only bind with the free enzyme because it has to bind to the active site of the enzyme. So it can only bind to free enzyme. Non-competitive inhibitor can bind with free enzyme and enzyme substrate complex. दोनों के साथ बाइंड कर सकता है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करना है, उसको एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड करना है. तो वो एलोस्टेरिक साइट के साथ तो कभी भी बाइंड कर सकता है, चाहे एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना हुआ हो तब भी बाइंड कर सकता है. बस इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या तो बंद हो जाएगी या स्लो हो जाएगी. ठीक है. और अगर सिर्फ एंजाइम के साथ ही बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा उसके साथ. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारी एनसीईआरटी में सिर्फ कंपेरेटिव इनहिबिशन का एक ही एग्जाम्पल है विच इज़ दिस वन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ रिलेटेड टू द क्रेब्स साइकिल. ठीक है. तो क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रही है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज विच इज़ एन एंजाइम की बाय द केमिकल कंपाउंड मैलोनेट और ऑक्सैलोएसीटेट, जो कि इवेंचुअली आगे जाकर आते हैं क्रेब्स साइकिल में. सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वाले रिएक्शन नहीं आते हैं. इसका सबस्ट्रेट नॉर्मली सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का जो सबस्ट्रेट है दैट इज सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड. लेकिन अगर मैलोनेट और ऑक्सैलोएसीटेट आकर इससे बाइंड कर जाएं तो सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड बाइंड नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ इनहिबिशन जहाँ पर वो मेक श्योर कर रहे हैं कि आपका रिएक्शन आगे बढ़ता ना रहे अगर ज़रूरत नहीं है तो. बिकॉज इट्स मेटाबॉलिक पाथवे, इट्स अ सर्कुलर मेटाबॉलिक पाथवे. तो लेट्स से कि यहाँ पर तुम्हारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज था, यहाँ पर तुम्हारा मैलोनेट फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो अब क्या हुआ, यहाँ पर सक्सिनेट होना चाहिए. ठीक है. दिस इज़ योर सबस्ट्रेट दैट इज़ गोइंग टू बाइंड टू दिस एंजाइम. ठीक है. तो लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मैलोनेट फॉर्मेशन हो ना आसपास, तो मैलोनेट जो है वो आकर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के साथ बाइंड कर जाता है ताकि सक्सिनेट जो है वो आगे बढ़ ही ना पाए. अगर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो और मैलोनेट नहीं बनेगा. तो ये बस इसलिए हो रहा है ताकि और ज़्यादा मैलोनेट ना बने. ठीक है. टाइप ऑफ फीडबैक इनहिबिशन, इसको हटा देते हैं. चलो नेक्स्ट जो है इसमें एग्जाम्पल दैट इज़ सल्फा ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स को हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड. तो जो तुम्हारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो बाहर से फॉलिक एसिड जो है वो ले नहीं सकते हैं. ठीक है. एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. तो दे हैव टू सिंथेसाइज योर फॉलिक एसिड, जिसके लिए सबस्ट्रेट होता है पी अमाइनो बेंजोइक एसिड. तो सल्फा ड्रग्स क्या करते हैं, वो पी अमाइनो बेंजोइक एसिड को फोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं. तो अगर फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो ग्रोथ में दिक्कत आती है बैक्टीरिया की, एंड बैक्टीरिया जो है वो और ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो बैक्टीरियल पैथोजन की ग्रोथ को हम कंट्रोल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फा ड्रग्स. लास्ट वन इज़ इनटेक ऑफ इथेनॉल इन मेथनॉल पॉइजनिंग. अगर बहुत ज़्यादा मेथनॉल, अगर कोई मेथनॉल इनटेक कर ले तो उसको काउंटर करने के लिए इथेनॉल दिया जाता है उनको, ताकि इथेनॉल जो है वो कंपेटिटिवली बाइंड कर जाए तुम्हारे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ और मेथनॉल जो है वो ना कर पाए और अपना इफेक्ट जो है पॉइजनिंग का वो ना दिखा पाए. नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन की हम अगर बात करें तो वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन विच इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है, इज़ दिस साइनाइड. यू नो एप्पल के जो सीड्स होते हैं उनके अंदर होता है साइनाइड, और भी बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा तुम्हें साइनाइड. इट किल्स एन एनिमल बाय इनहिबिटिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय इरिवर्सिबली बाइंडिंग विद इट. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है वो ईटीसी चेन में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि तुम रेस्पिरेशन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे. वो इरिवर्सिबली इसके साथ बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम ऑक्सीडेज अपना काम नहीं कर पाएगा और एटीपी की फॉर्मेशन ही होना बंद हो जाएगी. सो द पर्सन कैन ऑल्सो लाइक नॉट बी अलाइव आफ्टर दैट. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर. एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस विच बाइंड टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट. तो ये भी एलोस्टेरिक साइट पर ही बाइंड करेंगे, पर इनका इफेक्ट जो है वी आर कॉलिंग देम मॉड्यूलेटर्स नॉट इनहिबिटर्स. दे कैन ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो द मॉड्यूलेटर्स कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो दोनों टाइप के मॉड्यूलेटर्स हो सकते हैं. जो नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स होते हैं देर आर बेसिकली कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स. पॉजिटिव वालों को हम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स बोल देते हैं. ठीक है.
नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स यानी भी नॉन कम्पेटिटिव इनहिबिटर्स की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। और फीडबैक इनहिबिशन के बारे में हमने बात कर ली है। फीडबैक इनहिबिशन में एक और एग्जांपल मैं तुम्हें बता सकती हूँ। लेट्स से ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज होता है, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, फिर हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं। उसमें हमारे पास एक एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, है ना। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। तो वो जो है दैट कैन ऑल्सो बी इनहिबिटेड अगर बहुत ज़्यादा पायरुवेट बन जाए, अगर बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाए, बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन जाए। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, फीडबैक इनहिबिशन में एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, फीडबैक इनहिबिशन में ए से बी बन रहा था, बी से सी बन रहा था, सी से डी बन रहा था, ठीक है। और इनके बीच में हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3, ठीक है। तो जब डी विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस मेटाबॉलिक पाथवे, प्रोडक्ट जो है वो आकर बीच में एक एंजाइम को इनहिबिट करने लग जाए, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है भैया बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया और नहीं बनवाना, हमें और बनाने की ज़रूरत नहीं है भैया, बंद कर दो इसको, बंद कर दो। तो क्या करता है, दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक, कि आप वापस आ रहे हो ये बताने कि भैया नहीं करना है, और ज़्यादा नहीं हमें कन्वर्ट करना है इस सबस्ट्रेट को, बहुत ज़्यादा हमारे पास पहले से ही प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड एज फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो इनहिबिशन हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हम फीडबैक मैकेनिज्म बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये भी तुम पढ़ोगे, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। हार्मोन एक्शन में भी कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वीडियो हम बनाएंगे और उसमें तुम पढ़ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू टाइप ऑफ एंजाइम्स। सो दे आर मेनली 2 टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। कैसे हम बांट रहे हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, सबसे पहले तो हम बांट रहे हैं इसको सिंपल एंजाइम्स में एंड कॉन्जुगेट एंजाइम और होलो एंजाइम, ठीक है। सिंपल एंजाइम में क्या है, सिंपल एंजाइम में सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट एंजाइम का, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है, ठीक है। जैसे कि पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है कि तुमने 2 चीज़ों को जोड़ दिया, ठीक है। एक ये चीज़ थी, एक ये चीज़ थी, तुमने 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ रखा है। तो कॉन्जुगेट एंजाइम एक्चुअल में 2 चीज़ों को जोड़ कर बना होता है। वन इज़ द प्रोटीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, एंड द अदर इज कोफैक्टर, which is the non-protein part of the enzyme. Apoenzyme is the protein part and cofactor is the non-protein part. Cofactor is very very important in case of conjugate enzyme. Conjugate enzyme को holo enzyme भी बोला जाता है. Why it is very important? अगर आप holo enzyme से cofactor को remove कर दोगे तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। तो एपो एंजाइम के साथ साथ कोफैक्टर लगा होना बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब कोफैक्टर भी 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, कोएंजाइम्स एंड मेटल-आयंस। इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में तीनों मेंशन है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो तीनों के बारे में। चलो क्या लिखा है तीनों के बारे में, हमने बोला कॉन्जुगेट एंजाइम 2 टाइप का हो सकता है, 2 टाइप नहीं 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन पार्ट। Catalytic activity of the enzyme will be lost if your cofactor is removed from the holo enzyme. Please always remember that, ठीक है। Now cofactor can also be of 2 types, either it can be organic or it can be inorganic in nature. ऑर्गेनिक में 2 तरीके के आ जाते हैं, वन इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द अदर इज़ कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी आपको ये लिखा हुआ आ जाए कि द कोफैक्टर इज टाइटली बाउंड विद द होलो एंजाइम, टेल मी विच कोफैक्टर इट कैन बी, इट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप, because prosthetic group is the only cofactor which is tightly bound to the apo enzyme. Very important, always remember this, ठीक है। It is tightly bound to the apo enzyme.
एग्जाम्पल के बारे में अगर हम इसकी बात करें तो एग्जाम्पल इज peroxidase एंड catalase. दे आर बोथ हैव हीम एज देयर प्रोस्थेटिक ग्रुप. करते क्या है peroxidase और catalase? दे ब्रेक डाउन हाइड्रोजन peroxide इनटू वाटर एंड फ्री ऑक्सीजन, जिसको हम फ्री रेडिकल भी बोलते हैं. एंड हीम और एनी प्रोस्थेटिक ग्रुप, it forms the part of the active site. इसीलिए very important that the cofactor is bound to the apo enzyme, because if it is not, its catalytic activity will be lost. The enzyme's catalytic activity will be lost completely because prosthetic group जो है they are forming part of the active site. ठीक है. Now another organic cofactor is coenzyme. बट नाउ दीज आर ट्रांजिएंटली बाउंड, मतलब बहुत कम टाइम के लिए बाइंड करते हैं ये लोग एपो एंजाइम के साथ. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर को एंजाइम्स इज इनके पास कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का वाइटामिन प्रेजेंट होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव NAD एंड NADP, जिसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. इट कंटेन्स द वाइटामिन नियासिन विच इज़ एक्चुअली वाइटामिन B3. तो जितने भी कोएंजाइम्स हैं सबके पास कोई ना कोई वाइटामिन ज़रूर प्रेजेंट होता है. दे आर ट्रांजिएंटली बाउंड. एग्जाम्पल इज NAD एंड NADP. NAD और NADP के पास कौन सा वाइटामिन प्रेजेंट है? नियासिन, जिसको हम वाइटामिन B3 भी बोलते हैं. द लास्ट वन वी हैव इज मेटल आयंस विच इज़ एक्चुअली इनऑर्गेनिक इन नेचर. ये क्या करते हैं? दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स. डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी. वन ऑफ दोज बॉन्ड्स इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट. तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो एक्टिव साइट के साथ बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बनाते हैं ये. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी एग्जाम्पल्स जो आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि जो NCERT में मैंशनड है इज दिस, दैट जिंक इज अ मेटल आयन विच इज़ अ कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज. इससे क्वेश्चन पूछते हैं. क्लोराइड आयन इज फॉर सिलाइवरी अमाइलेज. मैग्नीशियम इज फॉर DNA पॉलीमरेज. कैल्शियम आयन इज फॉर लाइपेज. याद रह जाए बहुत बढ़िया. मैग्नीशियम तो एनीवे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा आगे जब तुम पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में. लेकिन जिंक वाला तो याद रखना ही रखना है 100%. ठीक है. और मैग्नीशियम भी याद करना ही है तुम्हें. बाकी हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी चलेगा. ठीक है. तो आज की वीडियो में जो भी हमने 100% कोशिश करी थी वो हमने कवर कर लिया है. ठीक है. हमने बोला था हम एंजाइम एक्शन के बारे में बात करेंगे, वो हमने बात कर ली है कि 2 हाइपोथेसिस हैं. एक है लॉकेंड की और एक है इंड्यूस्ड. उसके बाद हमने बात करी थी एंजाइम इनहिबिशन के बारे में. इनहिबिशन में हमने बोला था 2 तरीके की इनहिबिशन होती है. वन इज़ कंपेटिटिव, जहाँ पर तुम्हारा जो कंपेटिटिव इनहिबिटर है वो सबस्ट्रेट के साथ सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में एंड इट कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. एंड देयर इज़ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन, जहाँ पर तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा और इनहिबिटर जो है वो it will bind to a site other than the active site which is known as allosteric site. Comparative inhibition में Km जो है वो इंक्रीज हो जाता है, Vmax जो है वो सेम रहता है. नॉन कंपेटिटिव में Km जो है वो सेम रहता है, Vmax जो है वो कम हो जाता है. ठीक है. कंपेरेटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था. सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है कौन? मैलोनेट या ऑक्सैलो एसीटेट, और इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट. नॉन कंपेरेटिव में हमने साइनाइड के बारे में पढ़ा था कि इट कैन इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा है को फैक्टर्स के बारे में. टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमने पढ़े थे कि 2 टाइप के एंजाइम होते हैं, सिंपल जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है एंड होलो एंजाइम या कॉन्जुगेट एंजाइम जिनके पास 2 पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम एंड को फैक्टर्स. एपो एंजाइम जो है दैट इज़ प्रोटीन पार्ट. को फैक्टर्स जो हैं दैट इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. को फैक्टर्स 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में 2 टाइप के हैं हमारे पास, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स. और इनऑर्गेनिक में हमारे पास आते हैं मेटल आयंस. मेटल आयंस जो हैं दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं एपो एंजाइम के साथ. कोएंजाइम जो है वो
ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं और कोएंजाइम्स के पास जो है विटामिन ज़रूर प्रेजेंट होगा। मेटल आयन भी ट्रांजिएंटली ही बाउंड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स पढ़े थे इन सब के। ऑर्गेनिक वाले प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल था हीम इज़ अ कोफैक्टर फॉर पेरोक्सिडेज एंड कैटालेज। कोएंजाइम में हमने NAD एंड NADP के बारे में बात करी थी। दीज आर कोएंजाइम्स जिनके अंदर विटामिन नियासिन विच इज़ विटामिन B3 प्रेजेंट होता है। और मेटल आयन में हमने पढ़ा था जिंक इज़ अ मेटल आयन कोफैक्टर फॉर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड मैग्नीशियम इज़ फॉर DNA पॉलीमरेज। दैट इज़ इट। पूरा रिविजन भी कर लिया हम लोगों ने, देखो 100%, ठीक है। चलो, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू मेक वीडियोस फॉर यू। इसके अलावा हमारी एक और सीरीज़ चल रही है विच इज़ 60 सेकेंड नीट, जिसमें मैं शॉर्ट्स के तरीके से आपका पूरा नीट का सिलेबस जो है वो कवर करा रही हूँ। उसमें अभी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के वीडियोज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आई विल स्टार्ट सम अदर चैप्टर। टेल मी, उसमें भी मुझे बताओ कि मैं कौन से चैप्टर के लिए और वीडियोस बनाऊँ। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो अगेन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग इट, शेयरिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो के साथ जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। चलो, बाकी मिलेंगे कल। शब्बा खैर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।